हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आईएनएस विक्रांत के बाद क्या एग्जैक्टली जो टॉपिक है वो यही है कि हम आईएनएस विक्रांत के बाद कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर पे जाने वाले हैं और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है कितनी पॉसिबिलिटी बनती है लेने की, और साथ ही साथ ये कब आने वाले हैं, और आईएनएस विक्रमादित्य जो है उनका यहाँ पे जो रिटायरमेंट पीरियड है वो क्या होने वाला है, और क्या इंडिया यहाँ पे जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है वो कभी यूज़ कर पाएंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में। तो आईएनएस विक्रमादित्य 1987 में कमीशन किए गए थे सोवियत नेवी में, और इन्हें पहले बाकू के नाम से जाना जाता था। तो रशियन नेवी में यानी कि जब ब्रेकडाउन हो चुका सोवियत यूनियन का, तो रशियन नेवी इसका जो भार है यानी कि जो मेंटेनेंस है, बाकी सारी चीज़ें हैं, उसको यहाँ पे संभाल नहीं पाई, और 1996 में एक्चुअली 1995 के लास्ट में ही इसको डीकमीशन करने का प्लान बना लिया गया था, और उसके बाद इसको ड्राई डॉक में रख दिया गया था जहाँ पे ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है पूरी तरीके से सेफ थे। उसके बाद ऑफर दिया गया था इसको सेल करने का इंडिया को, और इंडिया ने इसको खरीद लिया था 2004 जनवरी में। उसके बाद स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस यानी कि बहुत सारे मॉडिफिकेशंस, इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस कराते कराते जो समय है वो लगा, मेंटेनेंस में चीज़ें लगी, और उसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडियन नेवी में आईएनएस विक्रमादित्य के नाम से 14 जून 2014 को शामिल हो चुका था। तो इसका मतलब है ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसको अभी तक इंडियन नेवी में 7 साल हुए हैं, और इस एयरक्राफ्ट कैरियर की जो एक्चुअल एज है वो यहाँ पे 31 ईयर्स के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसे ड्राई डॉक में भी रखा गया था। और उसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो यहाँ पे इंडियन नेवी में पूरी तरीके से अच्छी कंडीशन में आए हुए थे। तो 7 साल बहुत बड़ा समय नहीं होता है, और यहाँ पे देखा जाए इंडियन नेवी ने जितने पैसे लगाए हुए हैं यानी कि 2.35 बिलियन, तो यहाँ पे इतने पैसों में इंडियन नेवी इसको बहुत जल्द रिटायर नहीं करने वाली है। इसका जो एक्चुअल रिटायरमेंट पीरियड है यानी कि जो साल है उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे 2038 या फिर 2040 के आसपास होने वाला है, और हो सकता है कि 2042 भी इसको इंक्रीज़ कर दिया जाए क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी लंबे समय तक सर्व कर चुके होंगे। यहाँ पे बात करें आईएनएस विक्रांत के बारे में, जो कि अभी यानी कि आज के समय में यहाँ पे सी ट्रायल्स में है, तो ये यहाँ पे 2022 में कमीशन होंगे, और इन्हें पॉसिबल है रिटायर किया जाएगा 2050 या फिर 55 या फिर हो सकता है 60 के आसपास। वो डिपेंड करेगा आपकी जो कंडीशन है वो कैसी है, आपकी जो इकॉनमी है वो कैसी है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जहाँ पे ये बात करना ज़रूरी है कि आईएनएस विशाल जो है या फिर जो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर है वो कैसा होने वाला है, और वो आएगा या फिर नहीं आएगा। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो इंडियन नेवी है वो बजट क्रंच का सामना कर रही है। यहाँ पे इंडियन नेवी ने आज के समय में सबमरीन को चूज़ किया है एयरक्राफ्ट कैरियर से ऊपर, यानी कि वो चाहते हैं कि जो सबमरीन्स हैं वो पहले आएँ और एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो यहाँ पे वो बाद में भी कमीशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया को ऑल द टाइम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है, जो कि फ्यूचर में ईस्टर्न थिएटर कमांड और वेस्टर्न थिएटर कमांड के पास एक एक होने वाले हैं। यहाँ पे एक्चुअली ज़रूरत 3 की है, एक जो है वो बैकअप में रहने की, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे 2 की होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे विक्रांत के आ जाने से और विक्रमादित्य के होने से ये 2 की रिक्वायरमेंट तो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन 2035 के बाद यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बिगड़नी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे ज़रूरत है हमें 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर के फंडिंग को लेकर। तो अगर हम फंडिंग को लेकर बात करें तो फंडिंग में हमें पहले डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। हमने ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस है वो लिया हुआ है, और यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट कैरियर को बनते बनते समय लगा है वो यहाँ पे 10 साल का लगा है। तो 10 साल का पीरियड अब दोबारा नहीं लगने वाला, पॉसिबल है कि ये 7 से 8 साल में हो जाए। सबसे ज़्यादा जो टाइम यहाँ पे जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में वो है इसके बजट को लेके, यानी कि बजट डिसाइड करने को लेके, और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट कैरियर के पेपर वर्क, ब्लूप्रिंट और डिज़ाइनिंग को लेके। तो यहाँ पे इंडियन नेवी के लिए कुछ बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, यानी कि जिसको हम पर्सनली सजेस्ट करते हैं, यानी कि कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर के जो डिज़ाइंस हैं वो हम यहाँ पे फ़ॉरेन से परचेस कर सकते हैं, या फिर हम कोलैबोरेशन के थ्रू हम एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। जैसे कि पहले ऑफर दिया गया था HMS क्वीन एलिजाबेथ का, जहाँ पे हमें उसके ब्लूप्रिंट मिल रहे थे जो कि हम आईएनएस विशाल में यूज़ कर सकते हैं। वो एक ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पे भी जो पैसे हैं वो थोड़े ज़्यादा खर्च होने वाले हैं। दूसरा जो ऑप्शन आता है वो यहाँ पे फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर का आता है, जो कि फ्रेंच फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिसको आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। फ्रांस जो है वो अभी इसके डिज़ाइनिंग पे ही काम कर रहा है, और 2025 के आसपास फ्रांस इसको बनाना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर इंडियन नेवी कोलैबोरेट करती है फ्रांस के साथ, तो इसका मतलब ये है कि जो डिज़ाइनिंग के पैसे हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, न फ्रांस को उतना स्पेंड करना पड़ेगा न हमें उतना स्पेंड करना पड़ेगा, और साथ ही साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक साथ बनाए जा सकते हैं। अगर वो फ्रांस में भी बनते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर उसे इंडिया में भी बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो कम है, जो कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पे थोड़ी चीप है।
तो यहाँ पे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर अगर इंडिया में बनते हैं या फिर फ्रांस में बनते हैं तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको यहाँ पे 2025 से बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम 2025 से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये जो चीज़ें हैं वो 2035 तक यहाँ पे बन के तैयार हो जाएंगी, चाहे वो फ्रांस में बने चाहे इंडिया में बने। तो अगर ये चीज़ें बन के तैयार हो जाती हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है, यानी कि 2035 तक अगर हमारे पास तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाता है तो आने वाले कुछ सालों के लिए, यानी कि हो सकता है 5 से 6 सालों के लिए हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, और हो सकता है उसके बाद यहाँ पे जब विक्रमादित्य को रिटायर कर दिया जाए तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर रहने वाले हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये डिपेंड करेंगी इंडिया की इकोनॉमी पे, नेवी को कितना जो बजट है वो यहाँ पे पास किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो नेवी के बजट है यानी कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर का बजट है वो एक साथ नहीं दिया जाता है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो 10 साल के लिए पीरियड के लिए होती हैं, तो थोड़े थोड़े जो पैसे हैं वो हर समय सैंक्शन किए जाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो ओवरलोड है वो यहाँ पर नहीं आने वाला है। और साथ ही साथ आपको एक कैटोबार सिस्टम के नए एयरक्राफ्ट कैरियर भी मिल जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जो फ्रांस है वो नए कैटोबार सिस्टम के एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहे हैं, यानी कि उसको जो प्लान किया हुआ है तो वहाँ पे जो टेडबीएफ होगा वो यहाँ पे हमारा प्रॉपर जो बैटल लोड है वो लेके वहाँ पे फ्लाई कर सकेगा। साथ ही साथ अगर इन फ्यूचर में नेवी को आमका जैसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो आमका में यहाँ पे जो फ्यूसलाज है वहाँ पे मॉडिफिकेशंस करके या फिर उसके विंग्स फोल्ड करके यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो किए जा सकते हैं, और उन्हें भी पॉसिबल है इन फ्यूचर में कैरियर से ऑपरेट किया जा सकता है। तो अगर ऐसी चीज़ें रहती हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन जो सारी चीज़ें हैं वो डिपेंड करेंगी जो बजट है, जो इकॉनमी है वो हमारी कैसे चल रही है। लेकिन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और एनी टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको चाइना का सामना करना ही है। यहाँ पे जो चाइना है उन्हें 2030 तक करीबन 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, और जो कि ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट रखेंगे। तो यहाँ पे 65,000 टन के आसपास का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो तो अच्छा है, लेकिन अगर फ्रेंच डिज़ाइन पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो 75,000 टन के आसपास आ जाएंगी, जो ज़्यादा पावरफुल रहेंगी, ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरी कर सकते हो, और चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कैरियर के अगेंस्ट जो डेटरेंस है वो यहाँ पे मिलता रहेगा। तो आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करना इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। जय हिंद।